Hello everyone. Today we are discussing a new concept, collision. Before starting this concept, students, ये छोटा सा आपने एक टर्म याद रख लेना. ये 1 किलोवाट आवर्स, ये हमें याद रखना. ये वैल्यू याद रखना, कई बार पूछी गई है. 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. इस तरह से आपने इसको याद रख लेना. ओके. नाउ अ टॉपिक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन. देखिए बच्चों, इलास्टिक कोलिजन, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अ कोलिजन इन विच बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व. सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. कहने का मतलब है बच्चों, जब किसी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, तो हम ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन. ऐसे कोलिजन को क्या कहेंगे हम? इलास्टिक कोलिजन. सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. देखिए बच्चों, कोलिजन होता क्या है? कोलिजन बेसिकली जब दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट होती है यानी टकराती है, तो उसके बाद उनकी एनर्जी और मोमेंटम में क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये उसे हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं. कोलिजन दो तरह से होता है बेसिकली. एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? जब कोलिजन के बाद जो बॉडी के जो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. सच कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. अब देखिए बच्चों, इलास्टिक कोलिजन के कुछ एग्जांपल है. इलास्टिक कोलिजन के अगर हम एग्जांपल देखें, कोलिजन बिटवीन एटम्स, एटम के बीच में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है. सेकंड है कोलिजन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस. अब देखिए बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन. सेकेंड है इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? कोलिजन इन विच द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. सच कोलिजन इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन. कहने का मतलब है बच्चों, जहाँ ऐसा कोलिजन जहाँ पर बॉडीज़ का, किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन्स. ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन. फॉर एग्जांपल, कोलिजन बिटवीन टू कार, दो कार के बीच में जो कोलिजन होगा वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा. कोलिजन बिटवीन स्टोन एंड विंडो ग्लास, कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड टारगेट, ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. इन इलास्टिक कोलिजन. दोनों में फ़र्क क्या है? देखो बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ? जहाँ पर जब दो बॉडी आपस में कोलाइड हुई, तो उनका जो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहा, लेकिन उनके काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही. कहने का मतलब, टकराने के बाद दोनों बॉडीज़ को जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आएगा. ठीक है. अब देखिए बच्चों, कोलिजन इन वन डायमेंशंस, यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे बच्चों. कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. ठीक है. एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी. देखिए बच्चों, इसमें हमने लेट टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 with initial velocity u1 and u2 same direction in straight line. After collision, its velocity changes to v1 and v2 respectively.
कहने का मतलब है बच्चों, जैसे मान लो एक बॉडी ये है, ये एक बॉडी ये है, दोनों पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है, और पहली जो बॉडी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो u1 है, और सेकंड जो बॉडी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है। अब देखिए बच्चों, ये है यहाँ पर, ये बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन, सॉरी ड्यूरिंग कोलिजन, और ये जो कंडीशन है ये आएगी आफ्टर कोलिजन। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या बच्चों, दो बॉडी एक दूसरे को फोर्स लगाएगी। जैसे मान लो पहली बॉडी ने फोर्स लगाई F1, दूसरी बॉडी ने क्या लगाई F2, एक दूसरे के ऊपर ये बॉडी फोर्स लगाएंगी, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद जब आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का नेचर क्या रहेगा, जो फर्स्ट बॉडी है वो उसकी जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी v1, और सेकंड बॉडी जो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू इलास्टिक कोलिजन आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब लीनियर मोमेंटम, अब आपको पता है बच्चों, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। p होता है हमारे पास इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम है वो होगा m1v1, और सेकंड बॉडी का जो मोमेंटम होगा m2v2। यानी कि यहाँ पे हम देखें आफ्टर जो कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो बिफोर कोलिजन होगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, m1v1 प्लस m2v2 किसके बराबर है, m1u1 प्लस m2u2। ये जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन है फर्स्ट बॉडी का, ये है सेकंड बॉडी का बिफोर कोलिजन, या कोलिजन से पहले, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, m1 वाली टर्म में एक साइड करेंगे और m2 वाली टर्म में एक साइड करेंगे। m1 इस साइड हमारे पास v1 है, दूसरी साइड का u1 आ जाएगा, इस साइड माइनस का हो जाएगा v1 माइनस u1 इक्वल्स टू, अब m2 जो है दूसरी साइड हमारे पास क्या है, m2 ब्रैकेट में आएगा u2 माइनस v2, ये इक्वेशन 1 हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो v2 दूसरी साइड चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये तो मोमेंटम था, इसको हमने क्वेश्चन 1 मान लिया कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। अब काइनेटिक एनर्जी भी इलास्टिक कोलिजन में क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इसमें क्या कंजर्व का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी का क्या होगा, हाफ m1v1 का स्क्वायर, सेकंड का होगा प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। उस तरह से इक्वल टू हो जाएगा बिफोर कोलिजन और फर्स्ट बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, यानी कि बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया, m1 वाली टर्म में एक हाफ हाफ सब में कैंसिल हमने कर दिया, जैसे इसमें हाफ हाफ है ये कैंसिल हमने कर दिया, हमारे पास क्या बचा m1v1। अब हमने क्या किया, m1 वाली टर्म को एक साइड किया, m1 ब्रैकेट v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर, m1 ब्रैकेट v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। दूसरा साइड v2 चलेगा, दूसरा माइनस का हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा m1। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपको पता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। बस एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इस तरह से फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो हमारे पास m1 ब्रैकेट के अंदर आएगा v1 माइनस u1 ब्रैकेट v1 प्लस u1 इक्वल टू m2 u2 माइनस b2 u2 प्लस v2। तो इसको हमने इक्वेशन बच्चों हमने 2 मान लिया, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए बच्चों, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, यानी कि 2 को हमने किससे डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करना है। अब इक्वेशन 2 को हमने किससे डिवाइड करना है,
अब देखिए बच्चों, यहीं पे मैं अगर देखूँ, अगर इससे 1 से हम डिवाइड करें तो यहाँ क्या है, m1 b1 माइनस u2 b1 माइनस u1। अब देखिए बच्चों, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो 1 से हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 में लेफ्ट साइड क्या कटेगा, m1 से m1 कट जाएगा, b1 माइनस u1 ये आपस में कट जाएंगे। हमारे पास कितना बचेगा, b1 प्लस u1 बचेगा सिर्फ इस साइड। दूसरी साइड क्या बच जाएगा, u2 प्लस b2, u2 प्लस b2। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये बच जाएगा हमारा b1 प्लस u1 इक्वल्स टू u2 प्लस b2। ठीक है। अब हमने क्या किया, u1 u2 को u वाली टर्म एक साइड कर दी और b वाली टर्म एक साइड कर दी, तो u1 और u2 दूसरी साइड से आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा इस साइड, तो u1 माइनस u2 सिमिलरली इक्वल टू करके v2 b1 दूसरी साइड चल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी v1 v2 माइनस b1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बने, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू b2 माइनस b1। देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी, ये u1 माइनस u2 का मतलब क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और b2 माइनस b1 का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेकंड है राइट साइड को है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। u1 माइनस u2 उसको कहने का मतलब है जो इनिशियल वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है बॉडीज़ की उनके बीच में जो डिफरेंस उसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन से अगर हम देखें, इस इक्वेशन से अगर हम b2 की वैल्यू निकालें, अगर मान लो इस इक्वेशन से हम b2 की वैल्यू निकालें तो वो ये आ जाएगी, यानी कि b2 हमने एक साइड रखा, b1 दूसरी साइड चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि u1 माइनस u2 प्लस b1। ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब देखिए v2 की वैल्यू ये आई हमारे पास बच्चों, v2 की वैल्यू ये आई, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 हमने निकाली है। तो वहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों तो हमारे पास b1 की वैल्यू ये आ जाएगी, b1 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेना, नहीं अगर इसमें कोई दिक्कत आपको रहती है, बिल्कुल सिंपल मैथ है, अगर इसमें कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो v1 इक्वल्स टू 2m2u2 प्लस u1 ब्रैकेट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली v2 जो हमारे पास आएगा, v2 किसके बराबर आएगा, इक्वल टू 2m1u1 प्लस u2 ब्रैकेट m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से हमारे पास b1 और b2 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी b2 की वैल्यू देखो बच्चों, b2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, जैसे b1 की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, जो है वो इक्वेशन हमारे पास आई, तो यहाँ से हमारे पास b2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसकी कुछ स्पेशल केस है, जैसे केस फर्स्ट है, अगर मान लो आपके पास m1 और m2 दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू हमने मान ली m, तो दोनों की जगह m1 m2 की जगह अगर हम m भरते हैं तो हमारे पास अगर हम v1 की वैल्यू देखें तो v1 इक्वल्स टू आ जाएगा सॉल्व करने के बाद u2 के बराबर, और v2 आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू u1 के बराबर। ठीक है। यह केस फर्स्ट है। अगर इन दोनों, देखिए बच्चों, m1 और m2 को m भरेंगे हम, तो इन v1 v2 की वैल्यू में हम भरेंगे तो हमारे पास v1 आ जाएगा u2 के बराबर और v2 आ जाएगा u1 के बराबर। ठीक है। अब देखिए बच्चों, सेकंड केस है, अगर मान लो u2 इक्वल टू ज़ीरो, u2 इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है, मान लो जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट में और फर्स्ट बॉडी है वो मोशन में है। ठीक है ना, कहने का मतलब पहली बॉडी आ रही है और सेकंड बॉडी रेस्ट में जो जिसके साथ वो टकरा रही है, तो हमारे पास यहाँ से b1 और b2 की वैल्यू हम निकालते हैं, हमने सिर्फ u2 को ज़ीरो भरना, बाकी टर्म में वैसे की वैसे लिखनी है। जैसे b1 में हमारे पास u2 ज़ीरो भरते तो फर्स्ट टर्म ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, हमारे पास क्या बचे